हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं बीपीएससी 111 के यूनिट्स इसको, जहाँ पे मैंने आपको कल पार्ट 1 करा दिया था। और पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करा था और कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे जिनको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज वो जाके देख लेना, क्योंकि आज आप सीधे इस टॉपिक से स्टार्ट करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता अरिस्टोटल का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर। एरिस्टोटल कौन थे अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर क्या ही कहना है। ठीक है। तो प्रीवियस यूनिट्स को पढ़ के आओ और पार्ट 1 को करके आओ, देन इस यूनिट को खोलो। ठीक है, इस पार्ट को खोलो। अच्छा, कल हमने एरिस्टोटल के साइंस की बात करी थी। एरिस्टोटल का व्यू देखा था ह्यूमन नेचर को लेकर, और सिटीजनशिप को लेकर उनका क्या व्यू है इसके बारे में डिस्कस करा था। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजन्स कौन होता है ये आपको मुझे बताना है। क्या सभी लोग सिटीजन्स होते हैं? यस या नो, ये आंसर करना है। और हर कोई नहीं होता तो कौन नहीं होता ये भी बताना है मुझे, और हर कोई होता है तो कौन कौन होता है ये सब आपको मुझे आंसर करना है। किसके अंदर? कमेंट के अंदर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी कमेंट करो। ठीक है जी। जस्टिस और रूल ऑफ लॉ को लेकर उनका क्या कहना है, और इन्होंने गवर्नमेंट को कितने उसमें क्लासिफाई करा है, और आज के टाइम पे एरिस्टोटल के आइडियाज का क्या रिलेवेंस है, इसका हम बारे में बात करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट अपना आज का टॉपिक। पहला, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। एरिस्टोटल का जो आइडिया है जस्टिस मतलब न्याय, वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? फेयरनेस के अकॉर्डिंग। ये बात करते हैं फेयरनेस की। ये बोलते हैं कि देखो भाई, फेयरनेस होना चाहिए, लेकिन इनका कहना ये नहीं कि हर कोई इक्वल है, या हर किसी को इक्वल नहीं मानते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जो लोग होते हैं उनको उतना मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। अगर उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनके अंदर एबिलिटी ज्यादा है, वो सोसाइटी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको जस्टिस भी ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो कुछ की आइडियाज के बारे में बात करते हैं। एरिस्टोटल का जस्टिस पहला है फेयरनेस बाय प्रोपोर्शन। फेयरनेस प्रोपोर्शन के बेस पे होनी चाहिए। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लोग जो होते हैं उनको इतना जस्टिस दिया जाना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। ठीक है। दो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जिसमें से एक इंसान बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, और एक इंसान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही सेम और दोनों को ही सेम जस्टिस दिया जाना चाहिए। ना 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 ना, दोनों ही अलग है, दोनों ही अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो दोनों को इक्वल ही जस्टिस नहीं दिया जाना चाहिए। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज्यादा प्रोपोर्शन में रिवॉर्ड मिलना चाहिए। किसने बोला है? एरिस्टोटल ने बोला है। आगे देखते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग दो टाइप का जस्टिस होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव, एक करेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वो होता है जो फोकस करता है डिवाइड करने में रिसोर्सेज को, बेनिफिट को, ओनर्स को। वो बोलते हैं कि देखो भाई, अब सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज किसको कितना देना चाहिए। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, आज के टाइम पे ओबीसीज के लिए 27 सीट्स रिजर्व, एक बार आप देख लेना कितना रेशियो। तो सोसाइटी में हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ कैटेगरी के लिए अलग से ही क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है कि इनको इतना बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज को, बेनिफिट्स को, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो। जो इंसान ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के अंदर उसको ज्यादा मिलना चाहिए। ये किसका कहना है? एरिस्टोटल का। ठीक है जी। करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस वो होता है जहां पे हमारा एम होता है चीजों को फिक्स करना। अगर किसी इंसान के साथ अनफेयर होता है तो वो करेक्टिव जस्टिस को करेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हार्म हुआ है, किसी ने कुछ चीज को लूज कर लिया है, उसके साथ अनफेयर हो रहे हैं, तो उसके साथ फेयर कौन करेगा? करेक्टिव जस्टिस। ठीक है। चीजों को सही कौन करेगा? करेक्टिव जस्टिस। अक्सर ये लॉ और कोर्ट के थ्रू किया जाता है, ना कि किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल लीडर के थ्रू। ठीक है। करेक्टिव जस्टिस जहां पे हमारा काम होता है न्याय देना, मतलब किसी के साथ कोई गलत हुआ है वो होगा हमारे किसकी कैटेगरी में? करेक्टिव जस्टिस में। और जहां पे रिसोर्सेज बेनिफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। पॉलिटिकल जस्टिस को लेकर एरिस्टोटल का क्या कहना है? ये बोलते हैं कि देखो भाई, पॉलिटिकल जस्टिस अप्लाई होता है सिटीजन्स के ऊपर। सिटीजन्स कौन होते हैं बताने का है आंसर में। ठीक है। बताना है कमेंट में। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगी सिटीजन कौन होते हैं। ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। मेनली जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है वो लिंक होता है लॉ से। लॉ जो बेस्ड होता है रीजन के ऊपर, ना कि रूलर क्या चाहता है। हमारे यहाँ पे जो कानून बना हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बेस्ड है यार रीजन के बेस पे। आपको फंडामेंटल दी गई है, वो किसी रीजन के ऊपर बेस्ड है, हर किसी के पीछे रीजन है। ठीक है। ना कि हमारा रूलर क्या चाहता है उसके बेस पे। ठीक है जी। तो एरिस्टोटल बिलीव नहीं करते कि हर कोई इक्वल है, इसलिए वो बोलते हैं कि सभी के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सब अलग है। तो सभी के साथ डिफरेंशिएटली क्या किया जाना चाहिए? ट्रीट किया जाना चाहिए। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के अंदर उसको रिटर्न में भी ज्यादा दो। सिंपल। क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी।
एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को एक अनफेयर सिस्टम समझते हैं। वो बोलते हैं कि देखो भाई, जो डेमोक्रेसी काफी ज्यादा अनफेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है, जबकि लोग इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए इनके लिए अनफेयर है। दूसरी तरफ वो ओलिगार्की को भी अच्छा नहीं मानते हैं, जहां पे रूल कौन करते हैं? रिच लोग करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग क्या करते हैं? रूल करते हैं। वो सिस्टम भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे लोगों को जो जस्टिस दिया जाता है वो वेल्थ के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ना कि मैरिट के अकॉर्डिंग। तो ये भी अनफेयर है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की बोथ आर द अनफेयर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ये बात भी याद रखनी है। स्लेवरी एंड जेंडर इक्वालिटी, एरिस्टोटल काफी कंट्रोवर्सी सपोर्ट करते हैं नेचुरल स्लेवरी को। ये बोलते हैं कुछ लोग जो कि स्लेव्स होते हैं, ठीक है, जो जन्म लेते हैं, तो वो स्लेव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है अपने ऊपर रूल करने की। ठीक है, वो उनके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो रूल कर सके सोसाइटी के ऊपर या फिर अपने ऊपर। तो इसलिए वो कौन हुए? स्लेव्स हुए। ये बोलते हैं जो मैन होते हैं नेचुरली सुपीरियर होते हैं वुमेन से, तो इसलिए मैन को रूल किया जाना चाहिए वुमेन पे। ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम पे इनके आइडियाज को क्या किया जाता है? क्रिटिसाइज किया जाता है। बोला जाता है यार ये तो अनफेयर हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। कैसे कैसे बोल दिया यार, मैन सुपीरियर होता है वुमेन से, है ना? तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है आज के टाइम पे। एरिस्टोटल का जो आइडिया स्लेवरी, जेंडर इक्वालिटी और लैक बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको काफी आउटडेटेड और रॉन्ग देखा जाता है। बोला जाता है ये स्लेवरी की बात कर रहे हैं कि जन्म से आप स्लेव हो और आप अनइक्वल हो, जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को काफी आउटडेटेड और गलत माना जाता है। एरिस्टोटल का हमेशा फोकस इस चीज पे रहा है कि लोग अलग है। उन्होंने कभी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि लोग डिजर्व करते हैं इक्वल राइट और रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका हमेशा ध्यान इस चीज पे रहा था कि लोग अलग अलग है, तो उनको इक्वल राइट नहीं मिलनी चाहिए और इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, जबकि सभी इक्वल से और सभी इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। एक बेसिक राइट्स तो सबको या बेसिक रिस्पेक्ट तो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट को कितना उसमें क्लासिफाई करा है। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है वो बोलते हैं कि देखो भाई, पूरे वर्ल्ड के अंदर ना अलग अलग गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। अब ये अलग अलग कैसे होती है? बोलते हैं कुछ गवर्नमेंट का जो सिटीजन को मतलब ट्रीट करती है वो अलग तरीके से करती है। हर एक गवर्नमेंट मतलब एक जैसा ट्रीट नहीं करती है अपने सिटीजन के साथ, तो एक जैसा नहीं करती है तो वो अलग अलग हो गई। और सभी गवर्नमेंट का अपना अपना एम होता है, तो इसके बेस पे गवर्नमेंट को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। ओके। अक्सर ये गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों को सेम मानते हैं। एरिस्टोटल ने दो टाइप का गवर्नमेंट की बात की है, एक करेक्ट एंड जस्ट गवर्नमेंट एंड दूसरा डेविडेंट और अनजस्ट गवर्नमेंट। करेक्ट और जस्ट गवर्नमेंट वो होता है जो सभी के लिए गुड के लिए काम करती है, कॉमन गुड के लिए काम करती है। कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, सभी के लिए, सिटीजन के लिए, ऑल ओवर द वेलफेयर की बात कर रही है। ठीक है। डेविडेंट जो कुछ ही इंटरेस्ट को देख रही है, कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, वो होगी डेविडेंट अनजस्ट गवर्नमेंट। अब इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जस्ट और हमारा अनजस्ट गवर्नमेंट, करेक्ट गवर्नमेंट और डेविडेंट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफाई करा है इनको 6 कैटेगरी के अंदर। करेक्ट गवर्नमेंट जिसके अंदर किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी आता है, और डिविडेंड जिसके अंदर टेरेंसी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी आता है। ठीक है। तो एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। जहां पे एक रूलर होता है वो होता है किंगशिप। यहाँ पे एक रूलर तो होता है लेकिन अच्छा रूलर होता है। ठीक है, वो सभी के लिए काम करते हैं, सभी के बेनिफिट के लिए। लेकिन टेरेंसी जहां पे सेल्फिश रूलर होता है, वो सभी के लिए काम नहीं करता, वो अपने लिए करता है, काफी लालची रूलर होता है। तो ये हमारा कौन सा होता है? टेरेंसी सेल्फिश रूलर होता है। फ्यू जहां पे कुछ लोग क्या करते हैं? रूल करते हैं। तो अच्छा वाला सिस्टम वो होता है जहां पे कुछ रूलर तो रूल करते हैं लेकिन वो अच्छे के लिए, लोग ये अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, वो भी सभी के लिए। ठीक है, तो वो हमारे एरिस्टोक्रेसी हो गया। ओलिगार्की जहां पे कुछ लोग तो रूल कर रहे हैं लेकिन वो सभी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। पॉलिटी जहां पे बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं और सभी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो हो गया पॉलिटी। डेमोक्रेसी जो सिर्फ रूल करते हैं पुअर मेजोरिटी के लिए। ठीक है, तो ये सिस्टम भी इसको ये डिविडेंड मानते हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। किंगशिप जहां पे एक अच्छा रूलर होता है और सभी के लिए काम करता है, लेकिन अगर वही किंग सेल्फिश हो जाए, वही किंग एक दिन लालच की तरफ भागने लगे, लालची बन जाए, तो वो टेरेंसी के अंदर आ जाएगा, जो कि एक बहुत बेकार सिस्टम बन जाएगा, अनजस्ट सिस्टम बन जाएगा। एरिस्टोक्रेसी जहां पे कुछ ही लोग रूल करते हैं और काफी समझदार लोग होते हैं और वो सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, सभी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर यही कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करने लगे, कुछ ही इंटरेस्ट के लिए काम करने लगे, तो वो ओलिगार्की के अंदर आ जाएगा। पॉलिटी जहां पर डेमोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों ही मिक्स रहता है, यहां पर एक मिडिल स्ट्रॉन्ग क्लास होती है जो बैलेंस करती है रिच और पुअर के इंटरेस्ट को क्या करने में? बैलेंस करने में।
ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का होना बहुत जरूरी है एक स्टेबल और फेयर गवर्नमेंट के लिए। अगर आपको एक स्टेबल और फेयर गवर्नमेंट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बना के रखो। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास क्या करती है, ये सेल्फिश नहीं होती है पुअर और रिच की तरह। तो इसलिए एक बैलेंस बना के रखते हैं जिससे हमारा जो सिस्टम होता है वो ज्यादा जस्ट और फेयर सिस्टम होता है। अब जो एरिस्टोटल है वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो के आइडियाज को। वो बोलते हैं कि प्लेटो का एक आइडिया है परफेक्ट सोसाइटी का, डिसएग्री करते हैं इस आइडिया से। बोलते हैं कि जो इनका ये जो आइडिया है परफेक्ट सोसाइटी का वो मेरे को ठीक नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा, ये बोलते हैं कि देखो भाई, सोसाइटी के अंदर प्लेटो चाहते थे कि एवरीवन शेयर एवरीथिंग। प्लेटो ने बोला था कि हर कोई अपना शेयर करे किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं ये अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अनरियलिस्टिक है, रियल में तो है ही नहीं। इंस्टेंट वो बिलीव करते हैं कि लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो किसी को भी क्यों शेयर करे, उसका खुद का प्रॉपर्टी वो रखे अपने पास। इसलिए हर किसी को चांस मिलना चाहिए अपना एक अच्छी लाइफ जीने का, ना कि अपना पूरा बेच देने का। ठीक है। रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट, एरिस्टोटल बोलते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर चेंज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर चेंज आना इज जस्ट लाइक कि तुम एक नई गवर्नमेंट बना रहे हो। तो पॉलिटिशियन को अवेयर रखना चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है, तो उस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को भी क्या करे, चेंज रहे। अगर गवर्नमेंट चेंज करेगी सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो इससे हमारा जो गवर्नमेंट रहेगा वो स्टेबल और फेयर रहेगा। ठीक है। अगर सोसाइटी आज के टाइम पे सोसाइटी का जो वे ऑफ थिंकिंग है मॉडर्न होती जा रही है, तुम अपना वो पुराना वाला सिस्टम लेके बैठे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए। अब एरिस्टोटल के जो आइडियाज है उनके आज के टाइम पे उनका क्या रिलेवेंस है, तो एरिस्टोटल का रिलेवेंस देखते हैं आज के टाइम पे, तो वो बात करते हैं किसका, रियल लाइफ सिचुएशन का। वो बोलते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको रियल लाइफ सिचुएशन को समझना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिक्स को समझ पाओगे। तो ये जो इनका ऑब्जर्व करना होता है ना रियल लाइफ सिचुएशन का, ये आज के टाइम पे भी इसको वैल्यू किया जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर के थ्रू। जस्टिस है तो फेयरनेस, ये जस्टिस किसको मानते हैं, फेयरनेस को। तो एरिस्टोटल का जो आइडियाज है, आइडिया जस्टिस को लेकर कि फेयर होना चाहिए, प्रमोट करते हैं कि लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हो उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसको भी क्या करते हैं, काफी माना जाता है। ठीक है। जॉन रोल काफी इससे प्रभावित है। मॉडर्न लॉ आज के टाइम पे जो लीगल सिस्टम वो रिफ्लेक्ट करता है एरिस्टोटल के ऊपर। ठीक है। रिफ्लेक्ट करते हैं एरिस्टोटल के आइडियाज, उसके अंदर फोकस करते हैं फेयरनेस के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर केस। अगर आपने भी सेम गलती करी और मैंने भी सेम करी तो हम दोनों को सिमिलर सजा मिलनी चाहिए सेम केस के अंदर। तो इक्वल ट्रीटमेंट हमको आज भी दिखता है। लेकिन अगर हमारा केस अलग है, हाँ ठीक है, हम अनइक्वल नहीं ना हुए ना, भाई तुमने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने किसी में थप्पड़ मार दिया, तो दोनों का केस अलग है, दोनों का केस अलग है, तो दोनों का सजा भी अलग मिलना चाहिए। तो इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये आज भी हमको दिखता है आज के लॉ में भी। एरिस्टोटल कहीं ना कहीं एनकरेज करते हैं कि डिफरेंट असेप्ट में हमको एक बैलेंस बनाना चाहिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऐसे कल्चर में, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट और कम्युनिटी वैल्यू को दोनों को ही हाईलाइट करने की जरूरत है। कंक्लूजन देखते हैं कि एरिस्टोटल का जो आइडिया वो कंट्रीब्यूट करता है इन्फॉर्म डिसीजन के अंदर, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स आज भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं मॉडर्न सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने में। ठीक है। तो ये इनका आइडियाज हो गया जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस का। आपको रूल ऑफ लॉ और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये दो टॉपिक है जो आपको अच्छे से याद करने का है। तो आज के लिए इतना ही। और जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है, मतलब वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप नोट्स एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करें, तभी आपको और अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि यार वो होता है ना कि टीचर अपनी तरफ से आपको कितना ही अच्छा पढ़ा ले, 70% आपके दिमाग में घुसेगा, और आपको 100% अपना पूरा रखना है तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देखने से यार किसी को परफेक्ट नहीं समझ में आता है, मैं इस चीज को बोल रही हूँ भाई, तुम परफेक्ट नहीं समझ पाओगे जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद को नहीं समझ में आएगा। या तो बुक खोलो, या फिर आप पीपीटी रीड करो, या खुद का नोट्स बना के चल रहे हो साथ के साथ उन नोट्स को रीड करो, कुछ करो लेकिन करो जरूर। ठीक है। तो आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन है, आपको पीपीटी चाहिए तो ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। यूनिट 7 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, या फिर बीपीएससी 112 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसका यूनिट 2 करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।